हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अंकित सिंह है और मैं क्लास 12th 11th मतलब मीन्स बोर्ड और नीट स्पेशली नीट की जो क्वेश्चनें आती हैं ना वो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन होती है, आप सभी जानते हैं। उस हिसाब से मैं पढ़ाना शुरू करने वाला हूँ। आज हमारी पहली क्लास होगी, तो आज हम पहला चैप्टर एक स्टार्ट करेंगे जिससे लगभग 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली मिल ही जाते हैं नीट के क्वेश्चनों में। और हम बताते भी चलेंगे कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे चैप्टर का नाम होगा आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पहले समझिए होता क्या है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसको इस टेक्सोनॉमी को हम डिवाइड करते हैं। ये ऑर्डर होता है, इसी ऑर्डर में आपको याद करना है। किंगडम, फाइलम, क्लास, जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, ये टोटल 7 होता है। स्पीसीज, ये ऑर्डर होते हैं। इसको आप ऐसे इस ऑर्डर में याद कीजिए, इस ऑर्डर में याद कीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको नीट में डायरेक्ट मिलेंगे। चलिए, ये तो पहले चैप्टर का है। हम अपना मेन टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। दिस इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, सिविलाइजेशन जब शुरू हुआ था ना, तो सिविलाइजेशन के शुरू में ही मनुष्य ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन का अनेक प्रयास किए थे। क्लासिफिकेशन के ये अनेक प्रयास साइंटिफिक क्राइटेरिया की जगह, जो साइंटिफिक होता है वो नहीं था, ये ऑन द बेसिस ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग जैसे आवश्यकताओं जो हमें यूज होते हैं उस पर किया जाता है। फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, रोटी, कपड़ा और मकान, आप सभी जानते हैं। इस पर एक मूवी भी आई थी, आपने शायद सुना हो, मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर का था। तो वो भी बड़ी अच्छी मूवी थी। तो ये इस पे आधारित था। देखिए, एरिस्टोटल वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक तरीके से क्लासिफाई करने का प्रयत्न किया था। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को एरिस्टोटल ने पहले प्लांट्स को हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में डिवाइड किया और और इसमें डिवाइड किया था ना। हर्ब्स हर्ब्स क्या होता है पहले समझिए। हर्ब्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, स्मॉलर होते हैं और लेस ब्रांच, मतलब इसमें ब्रांचिंग बड़ी कम होती है, लेस ब्रांच्ड होते हैं। लेकिन ये जो श्रब्स होते हैं ना, ये वुडी होते हैं, ये टॉलर भी होते हैं एज कंपेरिजन टू दी हर्ब्स। और ये प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं। प्रोफ्यूजली मतलब इसमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है। और प्राणियों को इन्होंने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स और नॉट। देखिए, इनेमा, इसमें एक इनेमा होता है। इनेमा वो होता है एनिमल्स विथ रेड ब्लड सेल्स। इनेमा क्या होता है, सॉरी थोड़ा ये राइटिंग जानते हैं, डॉक्टरों की राइटिंग ऐसी होती है। एनिमल्स विथ रेड ब्लड सेल्स, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जैसे फिशेज हुआ, एम्फीबियंस हुआ, रेप्टाइल्स हुए, मैमल्स हुए। तो ये तो एग्जाम्पल हो गए इसके। चलिए हम आगे अब पढ़ते हैं। ये हुआ हमारा एक ई नैमा। अब हम आते हैं आपके ए नैमा पे। ए नैमा से आप सीधा समझ सकते हैं ए नैमा। ए नैमा का मतलब, ए का मतलब क्या होता है, एब्सेंट। नैमा मतलब ब्लड सेल्स। मतलब इसका क्या हुआ, एनिमल्स विदाउट, आप नोट्स बनाते चलिए क्योंकि ये परफेक्ट है। इससे बाहर ही क्वेश्चन आता, अगर आ गया ना आप हम मुझे मैसेज कीजिए। कोई भी दिक्कत भी हो, कोई भी अलग भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी में भी कोई भी चैप्टर आप बोलिए, मैं पढ़ा दूंगा। एनिमल्स विदाउट आरबीसी, जैसे इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं स्पॉन्जेज, मोलस्क, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। ये हमारा, चलिए एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी का हम लाइन बाई लाइन चल रहे हैं, आप मिलाते भी चलेंगे ना तो एकदम परफेक्ट होगा। देखिए, सबसे पहले आया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो हमारा आया था वो था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। लिनेनियस, मतलब इसको आप समझ जाइए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन आता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। इससे ये हैं कॉर्लस लिनियस ने सभी प्लांट्स और एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। हाँ, लेकिन इनका आप ये लिख सकते हैं, हाँ अगर यही ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, यही आपको इंडियन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछ दे तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं हरमैन गिल्ड सेंटे पाउ। इन्होंने फ्लोरा पे
इंडियन फ्लोरा पे, इन्होंने इंडियन फ्लोरा पे रिसर्च किया था, समझिए। लेकिन इसके डिमेरिट्स भी थे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन पे जितने मेरिट नहीं थे ना, उससे ज़्यादा डिमेरिट थे। चलिए डिमेरिट क्या थे ये समझते हैं। इस सिस्टम में यूकैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है जैसे बैक्टीरिया, और एवं प्रोकैरियोट्स जैसे न्यूक्लियस अब्सेंट हुआ, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी अब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल में आप एनिमल, प्लांट्स, फंजाई, पोटेस्ट कुछ भी समझ सकते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब फोटोसिंथेसिस एवं नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्मों के बीच अंतर करना संभव नहीं था। इसमें ऑर्गेनिज्म का प्लांट और एनिमल में क्लासिफिकेशन आसान एवं समझने योग्य होने के अलावा बहुत से ऑर्गेनिज्म को इनमें से किसी भी कैटेगरी में रखना संभव नहीं था। इसी कारण लंबे समय तक चला आ रहा ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन पर्याप्त नहीं था। आप एनसीईआरटी मिला सकते हैं, परफेक्ट एकदम होगा। कुछ दिनों बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे एक और साइंटिस्ट आए, आर.एच. विटेकर, जिन्होंने 1969 में प्रपोज किया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें हमारा आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, ये हमारे आते हैं। इस क्लासिफिकेशन सेल स्ट्रक्चर, ये जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ हुआ था। देखो पहला वाला जो था टू किंगडम, वो हुआ था फूड, शेल्टर और क्लॉथ, मतलब रोटी कपड़ा और मकान पे। लेकिन ये जो हुआ था ना, ये आपका हुआ था सेल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ सेल्स, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, आप नोट्स बनाते चलिए। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी। फाइलोजेनेटिक मतलब क्या होता है आप समझते होंगे, इवोल्यूशनरी क्या होता है? दिस आर आइडेंटिकल यूजिंग सिमिलरिटीज इन डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंसेस आर कंपेरिजन ऑफ द एनाटॉमिकल बेसिस। इसके बेसिस पे ये हुआ था क्लासिफिकेशन। चलिए हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है जो आर.एच. विटेकर ने लिया था, फाइव किंगडम। हम एनसीईआरटी के एकदम साथ साथ चल रहे हैं ना। कोई भी दिक्कत होगा आप मैसेज कीजिएगा इस कमेंट में, उसके आगे हम इस पे जो भी वीडियो होगा हम बना देंगे। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को प्लांट के अंतर्गत रखा गया था। इस किंगडम में भी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल की उपस्थिति तो एक समान थी, जबकि उनके दूसरे कैरेक्टर एक दूसरे से अलग थे। इसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी को दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ क्लासिफाई किया गया। इस सिस्टम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ क्लासिफाई किया गया था, क्लाइमेडोमोनास और स्पाइरोगाइरा एल्गी। इस क्लासिफिकेशन में हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट के बीच अंतर नहीं किया गया, जबकि फंजाई में सेल वॉल काइटिन की, हाँ ये आप एकदम याद रखें, फंजाई में जो सेल वॉल होती है ना प्रेजेंट होती है, लेकिन ये होती है काइटिन की। लेकिन जो प्लांट में होती है वो होती है सेलुलोज की। ये याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर फंजाई को किंगडम फंजाई के अंतर्गत रखा गया। सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा तथा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। देखिए हमारे पढ़ाने का सबसे बड़ा कारण यह है ना, क्योंकि बहुत होते हैं जो इंग्लिश में पढ़ा देते हैं, तो वो जो हिंदी मीडियम वाली जो बेल्ट होती है ना, जैसे मैं हूँ, बलिया से हूँ मैं, तो हमारे जो ईस्टर्न यूपी जो भोजपुरी वाले हैं, जो बिहार, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण या सिवान के साइड के हैं, इनको थोड़ी दिक्कत होती है, तो उनके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है। आप सब पढ़ सकते हैं, समझते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें इसी में रहना चाहिए। इंग्लिश आनी चाहिए हमें, लेकिन इसी भी आनी चाहिए। देखिए सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा तथा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। चलिए ये तो हो गया, आगे पढ़ते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में थोड़ी सर्दी हुई है, माफ कीजिएगा डिस्टर्बेंस के लिए, लेकिन हम पढ़ लेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा में सेल वॉल युक्त क्लाइमेडोमोनास और कोलेरा जो पहले प्लांट किंगडम के अंतर्गत एल्गी में थे, तथा पैरामीशियम एवं अमीबा जो पहले एनिमल किंगडम में थे को रखा गया था। पैरामीशियम और अमीबा में सेल नहीं होते, ये भी याद रखिएगा। पैरामीशियम और अमीबा इन दोनों में सेल एब्सेंट होते हैं। इस प्रकार इस सिस्टम में कई ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखा गया, जिन्हें अर्लियर क्लासिफिकेशन में अलग अलग रखा गया था। समय के साथ एक ऐसा क्लासिफिकेशन इवॉल्व हुआ जो न सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव समानताओं पर आधारित था, बल्कि फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर भी आधारित था। चलिए अब हमारा
ये तो चलिए इंट्रोडक्शन क्लास थी। अब हमारा सबसे स्टार्ट होने वाला है, एक एक क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम किंगडम मोनेरा। अब हम स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। सभी बैक्टीरिया, देखिए किंगडम मोनेरा में ना सभी सारे बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर, एक जो मुट्ठी हम मिट्टी ले लें, सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये हॉट स्प्रिंग, हाँ ये क्वेश्चन आता है, ये आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है आपको कि एक्सट्रीम हैबिटेट में कौन से क्लासिफिकेशन, कौन से ये सब जिंदा रह पाते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा किंगडम मोनेरा, क्योंकि ये हॉट स्प्रिंग्स, डिजर्ट्स, स्नो और गहरे समुद्र जैसे एक्सट्रीम हैबिटेट में रह सकते हैं, जहाँ दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीवित रह पाना भी बहुत मुश्किल है। चलिए, अनेक बैक्टीरिया तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर पैरासाइट के रूप में रहते हैं। पैरासाइट, चलिए पैरासाइट में आप एक पैरासाइट मैं बताता हूँ, क्लाइमाइडीन। क्लाइमाइडीन से STI होता है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। इसका जो बैक्टीरिया कॉज करता है उसका नाम है क्लामाइडिया ट्रैकोमेटिस। लिख लीजिएगा, ये आपके लेवल का तो नहीं है लेकिन लिख लीजिएगा। दूसरी जो एक और बैक्टीरिया होती है वो है रिकेट्सिया। चलिए ये तो हुआ। अब हम शेप, बैक्टीरिया के शेप की बात करते हैं। देखिए इस 4 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। पहली जो कैटेगरी है वो कोकाई, ये जो होती है ये स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल मतलब ऐसा 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 ऐसा। उसके बाद दूसरी जो है ये है बैसिली, ये जो होती है ये रॉड शेप्ड होती है। ये रॉड शेप मतलब ऐसे होती हैं, ऐसे 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 जाती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे ही ये रॉड शेप होती है। जो तीसरी होती है वो स्पाइरिलम, मतलब स्पाइरिला टाइप होती है। स्पाइरल मतलब एक ऐसे 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 जाया होता है, यहाँ से ये स्पाइरल टाइप के ऐसे 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 निकले होते हैं। और जो हमारी चौथी होती है विब्रियो। विब्रियो मतलब कॉमा शब्द आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कॉमा शब्द होती है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। हाँ ये बहुत क्वेश्चन आए हैं, इसको सुनिएगा ध्यान से। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत सिंपल होता है, लेकिन इसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। तो एक क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर इज सिंपल बैक्टीरिया का होता है, लेकिन इसका जो बिहेवियर होता है ना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक होते हैं, यानी अपना भोजन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से स्वयं बनाते हैं। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो सकते हैं। चलिए हम अंतर समझते हैं फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। जो अच्छा चलिए मिटा नहीं ना, सॉरी। चलिए देखिए ये फोटो हो गया और ये हो गया आपका कीमोसिंथेटिक। देखिए फोटोसिंथेटिक जो होता है ना, यूज लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। मतलब ये नेचुरल जो लाइट होती है सनलाइट, ये वो यूज करता है। यूज लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट्स। लेकिन जो कीमोस होते हैं ये केमिकल एनर्जी यूज करते हैं। केमिकल एनर्जी यूज टू ब्रेक डाउन सबस्टेंस थ्रू रिस्पाइरेशन। एग्जाम्पल में आप इसमें लिख सकते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, etc। ये तो चलिए आपका ये हो गया। अरे अभी मोनेरा बचा है, लिखते हैं। अधिकतर बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे ऑर्गेनिज्म या डेड ऑर्गेनिज्म मैटर से भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें आता है मोनेरा में, चलिए आर्की बैक्टीरिया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं। आर्की बैक्टीरिया को हम एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया के ऑर्गेनिज्म हार्श हैबिटेट, रुकिए थोड़ा मार करके चला गया। आर्की बैक्टीरिया का ऑर्गेनिज्म हार्श हैबिटेट में रहते हैं, जैसे चलिए हेलोफाइल्स,
हेलोफाइज। ये जो हैं ये अधिकतर साल्टी एरियाज में रहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है थर्मो एसिडोफाइल। ये हॉट स्प्रिंग्स का मतलब आप समझिए ये है गर्म झरने, गर्म झरनों को हॉट स्प्रिंग कहते हैं में रहते हैं। और जो तीसरे होते हैं ये हैं मिथेनोजेंस, ये मार्सी मरुस्थलीय एरिया में रहते हैं। आर्कीबैक्टीरिया में सेल वॉल की स्ट्रक्चर अन्य दूसरे बैक्टीरिया के सेल वॉल से भिन्न होती है। इसका जो आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल होता है ना वो बना होता है म्यूरीन का, म्यूरीन ये भी याद रखिएगा, म्यूरीन का, जो इन्हें एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के में सहायता करता है। मिथेनोजेंस रूमिनेंट एनिमल मतलब जुगाली करने वाले, जुगाली मतलब जो पगड़ी करते हैं ना, जो हमारी साइड बोला जाता है बिहारियों में या यूपी के ईस्टर्न में, जैसे मैं यूपी ईस्टर्न का हूँ तो वहाँ बोला जाता है जैसे गाय खाने के बाद वो जो पगड़ी करती है, मुँह चलाते रहती है, उन एरिया में। तो इसका एग्जाम्पल जुगाली करने वालों में इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जुगाली वालों का, जैसे काउच हो गए, बुफैलो हो गए, ये गट में होते हैं। मिथेनोजेंस इन एनिमल्स के गोबर में मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। चलिए ये हमारा हुआ आर्कीबैक्टीरिया। अब हम स्टार्ट करते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो होते हैं ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। हजारों यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया की पहचान रिजिड सेल वॉल की उपस्थिति और एवं फ्लैजेला के द्वारा होती है। फ्लैजेला तब जब ये मोटाइल होते हैं। साइनोबैक्टीरिया तो बीजीए कहते हैं, आप ये याद रखिए, साइनोबैक्टीरिया को ही बीजीए कहते हैं। मैं बहुत दिनों तक कंफ्यूज रहा था साइनोबैक्टीरिया क्या है बीजीए क्या है, यही बता दे रहा हूँ। साइनोबैक्टीरिया में ग्रीन प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ई प्रेजेंट होता है और यह फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप होता है। मैंने डिफरेंस पहले बता चुका है, पढ़ लीजिएगा। यू बैक्टीरिया में ऑटोट्रोप और हेटरोट्रोप दोनों आते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस, फ्रेश वाटर मैराइन या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। इनकी कॉलोनीज अधिकतर जिलेटिनस शीट से घिरी होती है। यह पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम बनाते हैं। ये क्वेश्चन आता है, पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं, ब्लूम फॉर्मेशन, ये लाइन याद रखिएगा, ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल में जैसे नोस्टॉक, एनाबेना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हेट्रोसाइट नामक स्पेशल सेल द्वारा फिक्स करते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया विभिन्न इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड एमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं तथा उनके रिलीज होने वाली एनर्जी को अपने एटीपी प्रोडक्शन में यूज करते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट के रिसाइकलिंग में महत्वपूर्ण होते हैं। आप एनसीईआरटी मिलाते चलिए एकदम लाइन बाय लाइन, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही ना है। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया नेचर में सबसे अधिक पाए जाते हैं और इनमें से अधिकतर इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर होते हैं। ये मिल्क से कर्ड बनाने वाले मतलब दही बनाने वाले में यूज होते हैं तथा एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में यूज होते हैं। ये लेग्यूम रूट में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं तथा ह्यूमन, कॉप्स, फॉर्म बैक्टीरिया, फॉर्म एनिमल और पेट्स आदि में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। जैसे कि हम चलिए देखते हैं कोलेरा, आपने नाम सुना होगा। इसको जो कज करता है उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी। ये इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। दूसरा बहुत कॉमन, आप में से सभी ने इसको झेला होगा, टाइफाइड। इसको जो कॉज करता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये जो स्प्रेड होता है ना, ये कंटामिनेटेड फूड, ये जो स्प्रेड होता है ये होता है कंटामिनेटेड फूड, वाटर, ड्रिंक्स से। चलिए, और इसके बाद और बीमारियां होती हैं। इसके हमारे टीके भी रखते हैं, टेटनस। ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से। ये प्रोड्यूस करता है न्यूरोटॉक्सिन विच कॉजेज सीरियस इन्फेक्शन। आपने सुना होगा धनुष रोग, ये इसमें वही होता है, वो एकदम अकड़ जाता है धनुष की तरह, एकदम उसका शरीर हो जाता है। और होते हैं जैसे सिट्रस कैंकर, राइटिंग में मत जाइए, आप सुनते सुनते आप लिखते रहिए। सिट्रस कैंकर ये होता है जेंथोमोनास बैक्टीरिया की वजह से, जेंथोमोनास सिट्री बैक्टीरिया की वजह से। चलिए
देखिए बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन में ना, बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली जो होता है वो फिजन से होता है, लेकिन अनफेवरेबल मतलब अनसामान्य तरीके में, अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर से भी उत्पन्न हो सकता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। इस प्रोसेस में प्रिमिटिव टाइप का डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। चलिए इसमें इसी के बाद एक छोटी सी टॉपिक है जिसको बहुत लोग ध्यान ना देते छोड़ जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। हमने जब नीट दिया था ना तो भी क्वेश्चन इससे मिले थे। हमारा नीट मैंने 2023 में नीट दिया था, तो यह मेरा सेकंड ईयर है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मोनेरा, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने चलिए हम क्या कर रहे थे, हाँ एक टॉपिक लिखे थे हमने माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी बात इसमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट लिखते चलिए। इसका जो डायमीटर होता है 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो अप टू 93 माइक्रोमीटर होती है। ये जो होता है ये स्फेरिकल पियर शेप्ड होता है। आपको लिखा मिल जाएगा कहीं पे स्लेंडर ब्रांच्ड फिलामेंट टाइप, फिलामेंट टाइप, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो यही अधिकतर देता है, स्लेंडर ब्रांच्ड फिलामेंट टाइप। अधिकतर माइकोप्लाज्मा एनिमल और प्लांट के लिए पैथोजेनिक होता है। चलिए अब हमारा खत्म हुआ ये किंगडम मोनेरा तो हमारा खत्म हुआ। चलिए अब हम पढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। इनमें सभी सिंगल सेल वाले यूकैरियोट्स को रखा जाता है, लेकिन इस किंगडम को की बाउंड्री ठीक तरह से डिफाइन नहीं है। एक क्वेश्चन आता है व्हिच किंगडम बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, तो वो होगा प्रोटिस्टा। जो एक बायोलॉजिस्ट के अलावा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, आपको मैं ध्यान दे दूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आते हैं ना अधिकतर प्रोटिस्टा से आते हैं। इसमें से सिंगल सेल वाले यूकैरियोट्स को रखा जाता है और इसकी बाउंड्रीज ठीक से डिफाइन नहीं है। जो एक बायोलॉजिस्ट के लिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन हो सकते हैं और दूसरों के लिए वो प्लांट भी हो सकते हैं। इसमें 5 होते हैं, सॉरी निकल गया, 4 होते हैं। एक क्राइसोफाइट्स, अब चलिए इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ बस बोल के समझा दे रहा हूँ। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइमोल्ड्स, जो प्रोटोजियंस को प्रोटिस्ट में रखा गया है। प्रोटिस्ट में के मेंबर मुख्यतः मतलब मेनली एक्वेटिक होते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हर साल मैंने अधिकतर देखा है ये आता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ये स्लैश है, प्लांट्स या फंजाई, एनिमल्स या फंजाई आप कह सकते हैं, इज प्रोटिस्टा। बहुत बार क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा प्रोटिस्टा कनेक्टिंग लिंक होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन है। ये यूकैरियोट होने के कारण ये यूकैरियोट्स होने के कारण इन्हीं सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तथा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स होते हैं। कुछ में फ्लैजेला या सिलिया होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है। सेल फ्यूजन एवं जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। चलिए हम अपना इसी टॉपिक को एलाबोरेट करते हैं। पहला जो होता है क्राइसोफाइट्स, अब इसी पर हम लिखते चलते हैं। इसके अंदर जो होता है ना वो डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी आते हैं। ये फ्रेश वाटर और मेराइन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर मेराइन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं तथा वाटर करंट में पैसिवली तैरते हैं। इन्हें हम प्लैंक्टन कहते हैं। अधिकतर डाइएटम फोटोसिंथेटिक होते हैं। डाइएटम में सेल वॉल 2 पतले ओवरलैपिंग सेल्स बनाती हैं। ये आपस में सॉप बॉक्स जो साबुन की डब्बे होते हैं की तरफ फिट होते हैं, वो जो बंद हो जाते हैं ना वैसे फिट होते हैं। इनके सेल वॉल में सिलिका होती है जिस कारण ये सेल वॉल नष्ट नहीं होता है। सिलिका प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा, बहुत पूछता है इससे। इस कारण डेड डाइएटम्स अपने हैबिटेट में सेल वॉल के डिपॉजिट अधिक मात्रा में छोड़े जाते हैं। करोड़ों वर्षों में डाइएटम्स की सेल वॉल के डिपोजिशन में डाई एटोमियस अर्थ का निर्माण करती है। ग्रिटी होने के कारण यह मिट्टी पॉलिशिंग में, हाँ ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, आप याद रखिएगा। पॉलिशिंग में यूज होता है। वाइल सिरप्स इसको बनाने में यूज होता है, इसके फिल्ट्रेशन में यूज होती है। हाँ एक क्वेश्चन और है, डाई एटम्स
आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशियन। आप स्टार लगा के ये सब क्वेश्चन लिखिए, कनेक्टिंग लिंक बताया था उसको लिखिए, ये सब स्टार लगा के ये सब क्वेश्चन, ये सब बहुत आते हैं। चलिए ये क्लासिफाइड्स तो हमारा एक हो गया। अब हम आते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स। डाइनोफ्लैजेलेट्स पर ये मोस्टली मेराइन होते हैं, मोस्टली जो होते हैं ये मेराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनमें उपस्थित मेन पिगमेंट के कारण ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड दिखाई देते हैं। सेल वाल की बाहरी सतह पर कठोर सेलुलोज की प्लेट होती है। एनसीईआरटी में सेलुलोज दिया है, आप सेलुलोज प्लस पैक्टिन लिखिए। सेलुलोज प्लस पैक्टिन की प्लेट होती है। अधिकतर डाइनोफ्लैजेलेट्स में दो फ्लैजेला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है। ये वॉल प्लेट्स के बीच फोरों में लगे होते हैं, मतलब खांचों में, एक लाइन से खांचों में लगे होते हैं। प्राय रेड डाइनोफ्लैजेलेट, ये क्वेश्चन आता है गोनियोलॉक्स, रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स। ये बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है इसका, जिससे समुद्र लाल दिखाई देता है, इसे रेड टाइड कहते हैं। 5 स्टार लगाइए इसको, रेड टाइड कहते हैं। इनकी अधिक संख्या से टॉक्सिन निकलते हैं जो दूसरे मैराइन एनिमल्स जैसे फिशेस को मार देते हैं। चलिए हम अगला पढ़ते हैं, जिसका नाम है यूग्लेनोइड्स। बड़ा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन इसमें 2-3 आते हैं, तो आप पढ़िए इसको। यूग्लेनोइड्स अधिकतर फ्रेश एवं स्टैग्नेंट, ये फ्रेश वाटर और स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ पानी, स्टैग्नेंट वाटर में पाई जाने वाला ऑर्गेनिज्म है। सेल वॉल की जगह इसमें एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। पेलिकल शरीर में फ्लेक्सिबल होता है, मतलब जिधर घुमाओगे उधर घूम जाते हैं। यूग्लेनोइड्स में 2 फ्लैजेला होते हैं, एक छोटा और एक लंबा। ये सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेटिक होते हैं, जबकि सनलाइट नहीं होती तो ये हेटेरोट्रॉप की तरह बिहेव करते हैं और स्मॉल ऑर्गेनिज्म का शिकार करते हैं। याद रखिएगा, ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉप भी। ये सनलाइट में, और अगर सनलाइट ना भी हो तो स्मॉल ऑर्गेनिज्म की तरफ शिकार कर लेते हैं, उन छोटों का शिकार करते हैं। ये यूग्लेनोइड्स में हायर प्लांट की तरह ही पिगमेंट होते हैं, ये भी याद रखिएगा, पूछता है। पिगमेंट जो इसका होता है ना, हायर प्लांट की तरह होता है। एग्जाम्पल में आप इससे मिलता जुलता नाम है, यूग्लेना लग सकते हैं इसका नाम। चलिए अगला हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है स्लाइम मॉल्स। ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। इनके शरीर डिकेइंग ट्विग्स, डिकेइंग मतलब सड़ा हुआ, ट्विग मतलब शाखा, वह लिप्स के साथ मूव करता है तथा ऑर्गेनिक मटेरियल को निगलना मतलब इंगल्फ करता है। सूटेबल कंडीशन आने पर ये एग्रीगेट होकर प्लास्मोडियम बनाते हैं, प्लास्मोडियम जो कई फीट तक ग्रो कर सकता है या फैल सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन आने पर प्लास्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, जिसके टिप पर स्पोर्ट्स होते हैं। स्पोर्ट्स में ट्रू वॉल्स होती है जिसमें अत्यधिक रेजिस्टेंट क्षमता होती है तथा ये कई वर्षों तक एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये स्पोर्ट्स एयर करेंट द्वारा डिस्पर्स होते हैं। क्वेश्चन आता है, एयर करेंट के द्वारा जो डिस्पर्स होते हैं वो स्लाइम मॉल्स में होते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं इसमें फाइसेरम, इसमें मैंने ज़्यादा ना लिखा है लेकिन अब मैं जो बोला हूँ उसको लिख लेगा, इसका एग्जाम्पल है फाइसेरम। चलिए अगला ही प्रोटिस्ट है प्रोटोजोन्स। ये हमारा 5वां है ना। चलिए एक प्रोटोजोन्स, ये हेटेरोट्रॉप होते हैं। ये एनिमल के प्रिमिटिव रिलेटिव कहलाते हैं, ये आप याद रखिएगा, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। प्रोटोजोन प्रमुख 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो एमोबियोइड प्रोटोजोन्स, ये फ्रेश वाटर, सी या मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। फ्रेश वाटर, सी, मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। ये अपने सूडोपोडिया का मतलब फाल्सफेट की सहायता से मूव करते हैं और अपने प्रे को पकड़ते हैं। प्रे मतलब बताइए, प्रे मतलब वो शिकार। अमीबा जो प्रोटोजोन्स मेराइन होते हैं उनकी सरफेस पर सिलिका सेल्स होती हैं। कुछ प्रोटोजोन पैरासाइट होते हैं, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं एंट अमीबा। दूसरा होता है आपका फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स।
ये फ्री लिविंग या पैरासिटिक होते हैं। ये जो होते हैं ये फ्री लिविंग या पैरासिटिक होते हैं। इनमें फ्लैजेला होती है। पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कई बीमारी के कारण होते हैं, जिनमें स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी है जो होती है ट्रीपैनोसोमा प्रोटोजोन्स की वजह से। चलिए 2 हो गए ना। अब हमारा तीसरा आता है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। ये एक्वेटिक होते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं। इनके शरीर में हजारों सिलिया पाए जाते हैं, जिसके कारण एक्टिवली मूव करते हैं। इनमें एक कैविटी होती है जो सेल सरफेस के बाहर की ओर खुलती है। सिलिया के कोऑर्डिनेट मूवमेंट द्वारा वाटर फूड के साथ गलेट में प्रवेश करता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसका, पैरामीशियम। चलिए अब अगला जो होता है वो है स्पोरोजोन्स। ये भी ये जो होता है, इनमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके लाइफ साइकिल में इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज होता है। इनमें सबसे नोटोरियस प्लाज्मोडियम जो मलेरियल प्लाज्मोडियम जो होता है ना, मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया पैरासाइट होता है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी जिसके कारण ह्यूमन पॉपुलेशन पर स्टैगरिंग इफेक्ट मतलब आघात प्रभाव पड़ा है। इससे बहुत डेथें हो जाती हैं। चलिए ये तो आपका नहीं है। अब हम अगला क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है किंगडम फंजाई। ये हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक किंगडम है। ये मॉर्फोलॉजी तथा हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी दिखाते हैं। ब्रेड मोल्ड या ऑरेंज रोड्स फंजाई के कारण होते हैं। ब्रेड मोल्ड्स जिसके कारण होता है उस फंजाई का नाम है राइजोपस स्टेलोनाइफर। राइजोपस स्टेलोनाइफर। और जो वाइट स्पॉट्स होते हैं ये होते हैं एल्बुगो कैंडिडा की वजह से। कुछ यूनिवर्सल फंजाई जैसे ईस्ट ब्रेड तथा बियर बनाने में यूज होते हैं। अच्छा, ब्रेड और बियर बनाने में जो ईस्ट यूज होते हैं उसका नाम है सैक्रोमाइसीज। कुछ फंजाई एंटीबायोटिक के सोर्स होते हैं जैसे पेनिसिलियम एंटीबायोटिक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पेनिसिलियम सबसे पहला एंटीबायोटिक था जो प्रोड्यूस हुआ था, जो वो भी अचानक से, वो कुछ साइंटिस्ट कुछ और कर रहे थे, उसके ये फ्लोरा में मिल गया था। मतलब वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं ना, ये उसमें मिल गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ना सबसे ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों को यही लगाया गया था। इन्हीं से उनके सारे इन्फेक्शन सही हुए थे। ठीक है। जो फंजाई होते हैं ना, ये कॉस्मोपोलाइटन होते हैं। ये एयर, वाटर, सॉइल तथा प्लांट व एनिमल के ऊपर पाए जाते हैं। ये वार्म व ह्यूमिड स्थानों पर ग्रो करना पसंद करते हैं। हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? अपने भोजन को बैक्टीरिया फंजाई के कारण खराब होने से बचाने के लिए, इसीलिए हम रेफ्रिजरेटर में रख लेते हैं। यूनिसेलुलर ईस्ट को छोड़ फंजाई फिलामेंटस होते हैं। उनकी बॉडी में एक लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक संरचना होती है जिसे हाइफी कहते हैं। ये जो होती है लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक होती है। और हाइफी के इसी का जो नेटवर्क होता है उसे हम माइसीलियम कहते हैं। कुछ हाइफी में सेप्टा नहीं होता है। ये कंटिन्यूस ट्यूब जैसे होते हैं जिनमें मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भरा होता है। ऐसे हाइफी को सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। अधिकतर हाइफी में सेप्टा या क्रस वॉल होती है। फंजाई के सेल वॉल, इसकी जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है काइटिन। इसकी जो सेल वॉल होती है काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। अधिकतर फंजाई हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और ये सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं। जो सेप्रोफाइट्स क्या होता है पहले समझिए, जो डेड सबस्ट्रेट से सोलबल ऑर्गेनिक मैटर ऑब्जॉर्व करते हैं। पैरासिटिक फंगस ने लिविंग प्लांट्स और एनिमल पर डिपेंड रहते हैं। सिम्बायोन्ट्स फंगस जैसे लाइकेंस मतलब फंजाई प्लस एल्गी तथा माइकोराइजा फंजाई। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। लाइकेंस तो अब चैप्टर में आगे भी आएगा, वहाँ हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए लाइकेन जो होता है फंजाई प्लस एल्गी ये दोनों का काम होता है। एक खाना बनाता है और एक उसके लिए वो क्या नाम है कि खाना लाने का वो जो रिसोर्सेज होता है ना, वो लाने का काम करता है। इसको फाइकोबैंट कहते हैं, वो आगे आएंगे। माइको और दूसरा एक माइकोराइजा है। ये होता है आपका फंजाई प्लस रूट ऑफ
रूट ऑफ हायर प्लांट्स, फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स। चलिए अब फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं। इसमें 3 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फ्रेगमेंटेशन। इसमें जो होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव, यह फ्रेगमेंटेशन फ्यूजन या बडिंग द्वारा होता है। दूसरा होता है आपका एसेक्सुअल, यह स्पोर द्वारा होता है, जिन्हें कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर या जियोस्पोर कहते हैं। और तीसरा जो होता है सेक्सुअल, यह ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर द्वारा होता है। विभिन्न स्पोर डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। प्लाज्मोगेमी क्या होता है? इसमें 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। दूसरा होता है आपका कैरियोगेमी, इसमें 2 न्यूक्लियाई के बीच फ्यूजन होता है। और तीसरा आपका होता है मियोसिस, यह जाइगोट में होता है, जिससे हैप्लॉइड स्पोर उत्पन्न होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपैटिबल मैटिंग के साथ 2 हैप्लॉइड हाइब्रिड एक पास आते हैं। कुछ फंजाई में 2 हैप्लॉइड सेल्स के फ्यूज होने के तुरंत बाद डिप्लॉइड मतलब 2n बन जाती है। अदर फंजाई में 2 हैप्लॉइड के फ्यूज होने से तुरंत बाद डिप्लॉइड सेल्स बन जाती है। चलिए, अदर फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज होता है, वो अभी हम और पढ़ेंगे आगे। एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज में इंटरवेनिंग मतलब मध्यवर्ती एक डाइकैरियोटिक स्टेज होता है, जिसको हम N+N से डिनोट करते हैं, होता है 2 न्यूक्लियाई पर सेल। इस कंडीशन को डाइकैरियोन कहते हैं, इसी को डाइकैरियोन कहते हैं, और इस फेज को डाइकैरियोफेज कहते हैं। बाद में पैराइटल न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं तथा सेल डिप्लॉयड हो जाती है। फंजाई फ्रूटिंग बॉडीज बनाती है, जिन्हें रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। माइसेलियम के मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन तथा फ्रूटिंग बॉडीज के आधार पर फंजाई को विभिन्न क्लासों में बांटा गया है। विभिन्न मतलब 4 में। फाइको, चलिए हम तो इसको डिटेल पढ़ते हैं, इससे बता देता हूँ। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। हाँ, अब हम ये पढ़ तो रहे हैं। इसमें एक चीज़ याद रखिए, आपको धीरे धीरे समझ आएगा मैंने इसको क्यों लिखा है। राम, कैन, आपू, कैट। आपू का मतलब, आप कह सकते हैं आपू वाटर को कहते हैं, या अफ्रीकन लैंग्वेज में इसको ग्रैंड फादर, इससे आप याद रख सकते हैं, ग्रैंड फादर को कहते हैं, है ना। तो ये निमोनिक्स है, आप इसको याद रखिए, अभी यूज होगा बहुत। चलिए हम पहला पढ़ते हैं आपका फाइकोमाइसिटीज। इसे हम क्या कहते हैं? एल्गल एंड कंजुगेशन फंजाई। ये एक्वेटिक हैबिटेट और डिकेइंग वुड पर, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस या प्लांट पर ओब्लिगेट पैरासाइट के रूप में रहते हैं। इनका माइसीलियम एसेप्टेट, इनका जो माइसीलियम होता है, वो एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट का मतलब क्या हुआ? लैकिंग ऑफ सेल वॉल, और सिनोसिटिक होता है। नेटवर्क ऑफ आईपी दैट लैक सेप्टा, ये क्या होता है? नेटवर्क ऑफ आईपी दैट लैक सेप्टा, मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल ही दिया हूँ। अब इसी में आके पढ़ते हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो जू स्पोर्स, ये मोटाइल, और ये प्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल के द्वारा होता है। ये स्पोर्स एंडोजीनियसली मतलब बाहर से स्पोरेंजियम में उत्पन्न होते हैं। इसका जो सेक्सुअल, ये था एसेक्सुअल हमारा, इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 2 गैमेट के फ्यूजन द्वारा जाइगोस्पोर्स बनाता है। ये गैमेट आइसोगैमस मतलब सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एंड इन आइसोगैमस और ऊगैमस डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी से होता है। और फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलिए, फाइको आया ना, आप इस पर ध्यान दीजिए। ये है राम मतलब आर से आप लिखिए राइजोपस, आर से हो गया राइजोपस।
पहले मैंने बताया ये ब्रेड मोल्ड, बेल्ड मोल्ड काज करता है। ये निमोनिक्स है। ए से आपका होगा एल्बुगो, ये आपको याद करना में बहुत आसान होगा। एल्बुगो पैरासाइटिक फंजाई ऑन स्पॉट, ये करता क्या है, ये फंजाई पैरासाइटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, मस्टर्ड। और ये होता है आपका म्यूकर, मतलब राइजोपर, एल्बुगो और म्यूकर। ये मैंने जब अपना पढ़ा था ना तब आप बनाया था, तो मैंने सोचा कि ये तरीका आसान है याद करने के लिए, तो ये हो गया। अब चलिए हम दूसरा जो पढ़ते हैं वो है एस्कोमाइसिटीज। इसको हम कहते हैं सैक फंजाई। ये जो मैं साइड में लिख रहा हूँ ना, ये जैसे फाइको को एल्गल कॉन्जुगेशन फंजाई लिखा, एस्को को सैक फंजाई, इसको याद रखिएगा। बेसिडियो को क्लब फंजाई कहते हैं, ड्यूक्रो को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, आगे मैं बताऊँगा। वो बहुत पूछता है। ये कॉमनली सैक फंजाई होते हैं। ये अधिकतर मल्टी सेलुलर होते हैं। अधिकतर जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। लेकिन ये कभी कभी यूनिसेलुलर भी हो जाते हैं, जैसे कि ईस्ट में सैक्रोमाइसीज, जो वो बियर वोर बनाने में होते हैं, सैक्रोमाइसीज। ये सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर पैरासिटिक या कोप्रोफिलस मतलब गोबर पे उगने वाले होते हैं। इनका माइसीलियम ब्रांच्ड, और याद रखिएगा माइसीलियम जो इसका होता है ना वो ब्रांच्ड होता है, और सेप्टेट होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्ट कोनिडिया से होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्ट कोनिडिया होते हैं जो स्पेशल माइसीलियम पर एक्सोजीनियसली, वो एंडोजीनियसली था पहले वाला, एंडो मतलब अंदर से, और जो स्पेशल माइसीलियम पर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। शायद सुनो में इससे गलती हो गई थी, मैंने एंडो को बाहर कर दिया था, वो गलती। वो एंडो मतलब अंदर से, तब जो स्पेशल माइसीलियम पर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस मतलब बाहर से होते हैं, स्पेशल माइसीलियम को कोनिडियोफोर कहते हैं। कोनिडिया जर्मिनेट होकर माइसीलियम बनाते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोडायोफोर कहते हैं। याद रखिएगा, इसको माइस्टीज वाले को एस्कोडायोफोर कहते हैं। एस्कोस्पोर सैक लाइक एस्की में एंडोजीनियसली उत्पन्न होते हैं। एस्की व्यवस्थित होकर डिफरेंट टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, जिन्हें एस्को कार्प्स कहते हैं, चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। इसका एग्जाम्पल कैन से होगा ना, तो ये हो गया आपका कैल्वीसेप्स, ये हो गया आपका अस्परजिलस, और ये हो गया आपका न्यूरोस्पोरा। चलिए, न्यूरोस्पोरा का बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में, और ये जो न्यूरोस्पोरा होता है ना, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में अधिक यूज होता है। मेनी मेंबर जैसे मोरल्स एंड ट्रफल्स खाए जाते हैं तथा इनकी डिलाइसेज जायकेदार माना जाता है, इनको बहुत तगड़ा लगता है। चलिए, तीसरा हमारा टॉपिक जो है वो है बेसिडियोमाइसीटीज को हम क्लॉथ फंजाई कहते हैं। ये कॉमनली मशरूम ब्रैकेट फंजाई व पफ बॉल आते हैं। इनमें वही मशरूम ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल आते हैं इनमें। ये सॉइल लॉग्स और ट्री स्टम्प तथा लिविंग प्लांट्स के अंदर पैरासाइट के रूप में ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल रस्ट और स्मॉट्स। इनका माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेड होता है। माइसीलियम फिर याद रखिएगा, इसका ब्रांच्ड होगा, और थोड़ा अच्छा ही लिख लूँगा, इसका जो माइसीलियम होता है ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। जनरली इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते, लेकिन फ्रेगमेंटेशन द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन होता है। सेक्स ऑर्गन इनमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन दो वेजिटेटिव सेल या सोमेटिक सेल के फ्यूजन द्वारा प्लास्मोगेमी होती है। ये दोनों सेल डिफरेंट स्ट्रैंड या जीनोटाइप की होती है। फ्यूजन के बाद बनने वाली स्ट्रक्चर डाइकैरियोटिक होती है, जो मैंने पहले बताया था, डाइकैरियोटिक N% डाइकैरियोफेज, जिससे अल्टीमेटली बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में कैरियोगामी तथा मियोसिस होती है, तथा 4 बेसिडियोफोर्स बनते हैं। बेसिडियम पर बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। ये याद रखिए, जो एक्सो समय से हो रहा है, ये पूछते हैं। बेसिडिया फ्रूटिंग बॉडीज में लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियो कार्प्स कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल ए से आपका हो गया एगारिकस मशरूम, पी से हो गया आपका पक्सिनिया मतलब रस्ट फंगस, यू से हो गया आपका अस्टिलेगो मतलब स्मट, अस्टिलेगो। चलिए, जो चौथा है हमारा और लास्ट है, इसमें
ड्यूटोमास्टाइज, इसको हम कहते हैं इनपरफेक्ट फंजाई। ये कॉमनली इनपरफेक्ट फंजाई कहते हैं क्योंकि इनमें केवल ए सेक्सुअल, क्यों कहते हैं इसको इनपरफेक्ट, क्योंकि इनमें केवल ए सेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज पाई जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता इनमें। जब इन फंजाई की सेक्सुअल फेज की खोज हो जाएगी तब उसे उचित क्लास में रख दिया जाएगा, अभी खोज ही नहीं हुआ। यह भी पॉसिबल है कि सेक्सुअल तत्व एंड वेजिटेटिव स्टेज के को एक नाम दे दिया जाए, ड्यूटोमास्टी में रख दे और सेक्सुअल स्टेज को दूसरे क्लास में। चलिए जब होगी तब देखेंगे इसको। एक बार जब ड्यूटोमास्टीज के मेंबर की परफेक्ट पता लग जाएगा तब उन्हें इसको वैसे में सम्मिलित करते रहेंगे। चलिए, ड्यूटोमास्टीज केवल ए सेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया द्वारा केवल, इसलिए इसको इम्परफेक्ट कहते हैं। ए सेक्सुअल स्पोर्स मतलब कोनिडिया द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके माइसीलियम जो होते हैं वो सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं। इनके कुछ मेंबर्स सेप्रोफाइट या पैरासाइट होते हैं जिनका अधिकांश लिटिल डिकम्पोजर और मिनरल साइक्लिंग में सहायक होते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। कोलेटोट्राइकम एग्जाम्पल बहुत पूछता है, इसीलिए मैंने निमोनिक बनाया है। अल्टरनेरिया, और ये हुआ आपका ट्राइकोडर्मा। ये आपके एग्जाम्पल होगा। चलिए अब तो इसका काम हो गया, चलिए अब हम आते हैं किंगडम प्लांटी पे। इसको बस ऐसे पढ़ लेना है, ये अगला चैप्टर है ना किंगडम प्लांटी, उसका अगला एनिमेलिया, तो उसमें हम डिटेल पढ़ेंगे इसको। इनमें सभी क्लोरोफिल कंटेनिंग यूकैरियोट्स आते हैं जिन्हें सामान्यतः प्लांट्स कहते हैं। कुछ मेंबर पार्सली हेटरोट्रॉपिक होते हैं जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट या पैरासाइट। एंसाइटिस मिलाते चाहिए, एंसाइटिक पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको सुनिए उसको पढ़ाते चलिए। कुछ इसमें एक्स्ट्राज हैं, उसको लिखे के बहुत काम आते हैं। हाँ, इंसेक्टिवोरस प्लांट पूछता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट जिसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं ब्लैडर, ओट, वेनस, फ्लाइड, ट्रैप। कसकटा ये जो होता है ये एक पैरासाइट होता है। प्लांट से लेकर यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। इनमें एल्गी, किंगडम प्लांटी में हम जब पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। प्लांट के लाइफ साइकिल में दो स्पष्ट फेज होते हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक और हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। ये दोनों फेज आपस में अल्टरनेटिव होते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज की लंबाई प्लांट के डिफरेंट ग्रुप में वेरी करती है। ये फेज फ्री लिविंग होती है या दूसरों पर डिपेंड रहती है। इस फिनोमेना को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अगला हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। बस यहाँ छोटा सा बस पढ़ लेना है इसको, जब हम ब्रॉड में वहाँ पढ़ेंगे ना तब एग्जाम्पल से पूरे डिटेल पढ़ेंगे। ये हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोट्स होते हैं, ये मल्टीसेलुलर होते हैं और इनके सेल में सेल वॉल नहीं होती। ये भोजन के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। ये भोजन को एक इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट करते हैं। ये भोजन को ग्लाइकोजन या फैट के रूप में स्टोर करते हैं। इनमें न्यूट्रिशन होलोजोइक बाय इंजेक्शन ऑफ फूड होता है। इनमें ग्रोथ का एक डिफाइंड पैटर्न होता है और ये एक एडल्ट में ग्रो करते हैं। एडल्ट में डिफाइंड शेप और साइज होती है। हायर ऑर्गेनिज्म में एलाबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म पाई जाती है। अधिकांश में लोकोमोशन की योग्यता होती है। मेल और फीमेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन द्वारा होता है। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। पॉपुलेशन मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट जो मिलता है, जो हमारे में होता है ना ह्यूमन में, जो हम करते हैं पॉपुलेशन, तो उसे कहते हैं। चलिए अब हमारा इम्पोर्टेंट ही टॉपिक, इसका लास्ट भी टॉपिक चलेंगे, वायरस, बेरोइड्स एंड लाइकेंस। पहले हम पढ़ते हैं वायरस। विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ ई सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये जो होते हैं ये ई सेलुलर होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, जैसे वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस का वर्णन नहीं किया था। ए सेलुलर में केवल वही आते हैं, वायरस और वीरोइड्स। इन सभी, अच्छा, हम सभी को कभी ना कभी आप एक बहुत वायरस बहुत कॉमन बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं कॉमन कोल्ड और फ्लू, सबको हुआ होगा। ये जो जिस वायरस होता है उस वायरस का नाम है राइनो वायरस। क्या आप जानते हैं कि इस वायरस में हमें कैसे इफेक्ट करता है? यार इसमें हमें स्नीजिंग होती है, सर्दी लगती रहती है, नाक बहता रहता है, उसमें ये राइनो वायरस की वजह से होता है। वायरस के क्लासिफिकेशन में कोई स्थान नहीं मिला क्योंकि ये ट्रू लिविंग नहीं है। इस पर क्वेश्चन आएगा, अभी मैं आगे बताऊंगा। ये ट्रू लिविंग नहीं है। अगर हम सेल स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म को लिविंग माने तो वायरस ट्रू लिविंग नहीं है। वायरस नॉन सेलुलर है। क्यों ट्रू लिविंग नहीं है? ये नॉन सेलुलर है। वायरस लिविंग सेल के बाहर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं। इनर्ट
क्रिस्टेलाइन स्ट्रक्चर के रूप में होता है। वायरस जब किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो वो होस्ट सेल की मशीनरी का उपयोग अपने को रेप्लिकेट करने के में करते हैं और होस्ट को मार देते हैं। वायरस का अर्थ, हाँ, वायरस का जो नॉर्मल अर्थ होता है ना, वेनम मतलब पॉइजनस फ्लूइड, लिख लीजिएगा। वेनस मतलब पॉइजनस फ्लूइड होते हैं। हाँ, एक सबसे फेमस क्वेश्चन है, वायरस लिविंग है? आप शायद एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन पूछा है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो इसका बहुत सीधा आंसर है कि ये नॉन लिविंग है। क्यों नॉन लिविंग है? सबसे बड़ी बात, क्योंकि नो सेल्स, वायरस आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, नो एनर्जी, कांट प्रोड्यूस देयर ओन एनर्जी, नो इंडिपेंडेंट, कोई पूछा आप ये बता सकते हैं, नो इंडिपेंडेंट लाइफ। वायरस कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग आउटसाइड ऑफ अ होस्ट, मतलब ये होस्ट को छोड़ के जिंदा ही नहीं रह सकते ज़्यादा देर, एंड आर अनेबल टू रेप्लिकेट, ये हो गया कि ये नॉन लिविंग क्यों होते हैं। चलिए, एक साइंटिस्ट है पाश्चर, डीजे आइवानोस्की 1892, इन्होंने टोबैको मोजाइक डिजीज करने वाले ऑर्गेनिज्म को पहचाना और उन्हें वायरस टर्म दिया। एक छूट गया था नॉन लिविंग का, एक और नॉन लिविंग में और लिख लेगा। जो चौथा पॉइंट है वो अनस्टेबल, ये अपना स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर सकता। और जो ये चौथा हो गया, ये पांचवा पॉइंट है ना, ये नो ग्रोथ, इसमें ग्रोथ नहीं होता। आप इसको लिख लीजिएगा। उसमें टोबैको मोजाइक डिजीज को पहचाना था और इसको वायरस टर्म दिया था, और जो इसको कॉज करता था ना, उसका नाम था TMV, टोबैको मोजाइक वायरस। तो ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है। ये बैक्टीरिया से छोटे पाए गए। वायरस जो होता है ना, ये बैक्टीरिया से छोटे हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर एक होता है, छानने वाला बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स से पास हो जाते हैं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, AMW बेजीरिंग 1898 में, ने पाया कि इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का रस हेल्दी टोबैको प्लांट में भी इन्फेक्शन पैदा करता है। बेजीरेंके ने इस फ्लूइड का नाम दिया, ये पूछता है, बहुत पूछता है, 20 स्टार लगा दो इस पर। इस फ्लूइड को नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम। ये जो होते हैं ये इन्फेक्टियस होते हैं, इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड, लिख लीजिएगा इसको अच्छे से। क्रिस्टल में मुख्यतः प्रोटीन होता है। हाँ, एक और साइंटिस्ट आए उसके बाद, स्टैनले, WM स्टैनले 1935 में, ने बताया वायरस में क्रिस्टलाइज किया गया जा सकता है। क्रिस्टल में मुख्यतः प्रोटीन होता है, ये स्पेसिफिक होस्ट सेल के बाहर इनर्ट होते हैं। वायरस को ओब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। हाँ, वायरस को ओब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। वायरस में प्रोटीन के साथ जेनेटिक मटेरियल भी होता है। जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, याद रखिएगा, कंबाइन तो ये हो ही नहीं सकते। वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन है और एक जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्टियस होता है। सामान्यतः प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, याद रखिएगा, सिंगल स्टैंडर्ड, आगे पढ़ेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड बहुत होता है, तो होता है। एनिमल को इन्फेक्ट करने में, याद रख लीजिए इसको, प्लांट में सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, लेकिन एनिमल्स में सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। इसको याद रखिएगा। बैक्टीरिया वायरस या बैक्टीरियोफेज में प्राय डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। एक बैक्टीरिया होता है बैक्टीरियोफेज, उसमें dsDNA होता है, डबल स्टैंडर्ड। बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं। बैक्टीरियोफेजी की बात हो रही है, उसमें प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। कैप्सिड छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे हम कैप्सोमेयर कहते हैं। कैप्सोमेयर ये जो होता है, ये हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। वायरस में मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स और इन्फ्लुएंजा नामक रोग होता है। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। इसका हमें टीका भी लगता है,
और एक टीका होता है पेंटा। पेंटा पेंटा एक टीका होता है, ये हमें बहुत 6 वीक पे, 10th वीक पे, 14 वीक पे लगता है ना। पेंटा जो होता है ना, ये 5 रोगों से बचाता है। मतलब ये बचाता है डायप्थेरिया से, पर्ट्यूसिस काली खांसी से, टेटनस से, ये हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा से, और एक होती है कुछ मुझे अभी शायद याद ना आ रहा, हाँ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी से, इसी से ये बचाती है। चलिए, ये तो आपके काम करना है। मनुष्य में एड्स भी वायरस से होता है। एड्स जिस वायरस से होता है, इसका नाम है HIV, हीमो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस वजह से हमें होता है। हाँ, हमारे यहाँ एक लाइन कहते हैं, आपको हंसी के लिए बता दूँ। देखिए, MBBS वालों को मेडिकोस कहते हैं, तो हमारे यहाँ एक लाइन है, मेडिकोस आर चलिए, हंसी भी आ रही है लेकिन बता रहा हूँ आपको। हमारे में मेडिकोस को कहा जाता है कि इसमें एक रोग होता है एड्स, सबको होता है। एड्स का मतलब असली वाला एड्स नहीं, एड्स का मतलब होता है हमारे यहाँ अटेंडेंस एंड इंटरनल मार्क्स डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो हमें सबको होता है। इंटरनल मार्क्स के लिए सारा खेल है, इसीलिए पढ़ते हैं हम। नॉलेज तो चाहिए लेकिन इंटरनल मार्क्स बहुत ज़रूरत होता है इसकी। चलिए, हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। प्लांट में सिम्टम्स हो सकते हैं मोजाइक फॉर्मेशन, रीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, योलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ। इसको हम आगे एक चैप्टर आएगा मिनरल का, उसमें हम बड़े डिटेल में इसको पढ़ेंगे। चलिए, हमारा अगला जो टॉपिक है ना, वो है वायरॉइड्स। 1971 में टीओ डाइनर ने वायरॉइड्स को डिस्कवर किया। ये वायरस से भी छोटे होते हैं, ये वायरस से भी छोटे होते हैं। इनमें पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता है। इनसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता है। इनमें फ्री RNA होते हैं, फ्री RNA होते हैं तथा प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता, प्रोटीन कोट एब्सेंट, इसलिए इन्हें विरोड कहते हैं। विरोड में RNA का मोलिकुलर वेट कम होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, RNA वेट लो इन विरोइड्स, याद रखिएगा इसको। चलिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक इज लाइकेंस। इसके बाद हम आगे चैप्टर में मिलते रहेंगे, आप उसमें बता दीजिएगा। देखिए, लाइकेन जो होते हैं ना, ये बने होते हैं एल्गी प्लस फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से। सिम्बायोटिक मतलब एक साथ। एल्गल कंपोनेंट, जो एल्गल कंपोनेंट होता है, इसको हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और जो फंगल कंपोनेंट होता है ना, इसको हम माइकोबायोन्ट कहते हैं। फाइकोबायोन्ट ये जो होता है, ये ऑटोट्रोपिक होता है, और ये जो होता है, ये हेट्रोट्रोफिक होता है। एल्गी फंजाई के लिए भोजन बनाता है, याद रखिएगा, एल्गी बनाता है फंजाई के लिए भोजन, फंजाई नहीं, इसको याद रखिएगा। फंजाई, हाँ, तो एल्गी जब भोजन बनाएगा, एल्गी ना फंजाई के लिए, चलिए भोजन तो बना दिया फूड, लेकिन फंजाई तब क्या करेगा? फंजाई जो वो एल्गी के लिए शेल्टर, रहने की जगह, तथा मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। इनके बीच में बहुत क्लोज एसोसिएशन होता है, और ये अनुमान लगाना असंभव है कि इनमें 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन लाइकेंस की, दे आर गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि ये पोल्यूटेड एरिया में तो ग्रो ही नहीं कर सकते, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, हमारा चैप्टर तो खत्म हुआ। लास्ट में आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को हमसे जोड़िए, क्योंकि ये सबके लिए है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो चाहे इसको बड़ी इजीली समझ सकता है। तो और कोई भी दिक्कत हो ना, किसी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैसेज छोड़िए, इसमें क्या नाम है कि कमेंट में बताइए, मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा। 2 दिन के अंदर वीडियो बनेंगे आपके सारे, क्योंकि आपके बोर्ड भी आने वाले हैं, नीट के अब होंगे, अब तो फॉर्म भी भरे गए होंगे, तो कृपया ध्यान दीजिए। चलिए, बाय।